हेलो दोस्तों, आर ओ मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज ये आपकी 12वीं क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे कि जो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र से संबंधित क्वेश्चन आपको लिखवाए गए थे उनमें आपने क्या मिस्टेक की हैं, उन सभी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस क्लास को देखने के बाद आप आगे वो जो गलतियां हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से अपठित गद्यांश में सबकी कॉपियों को मैंने पीछे लगाया था जिन जिन में मिस्टेक थी, इसी तरीके से इसमें भी जो भी मिस्टेक वाली कॉपियां हैं उनको पीछे लगा दिया गया है। और मैं अब एक एक करके बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये पहली कॉपी है। इसमें इन्होंने जो मिस्टेक की है, एक तो ये हाशिए वाले में लिख दिया है। ठीक है, अपठित गद्यांश वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि आपको जो ये हाशिया होता है इसमें कुछ नहीं लिखना होता है। तो आगे से आप ध्यान रखें, इसमें कोई भी चीज आप नहीं लिखेंगे। बाद बाकी इसमें कोई और मिस्टेक नहीं है, बस आपको हाशिए में नहीं लिखना है किसी भी तरीके से। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब देखो, दूसरी चीज ये है कि आपको प्रश्न में क्या करना था, शासकीय पत्र का उदाहरण लिखना था। तो उदाहरण में क्या किया जाता है कि पूरा पत्र ही लिखा जाता है। अब जब पूरा पत्र आप लिख रहे हैं तो फिर कहीं भी आपको इस तरीके से रिक्त नहीं छोड़ना है। ठीक है, हस्ताक्षर वाला आप रिक्त छोड़ सकते हैं क्योंकि आजकल डिजिटली साइन होते हैं, लेकिन जो प्रेषक का नाम यहां पर लिखा होना चाहिए और जो पदनाम लिखा होना चाहिए था यहां पर, वो आपने नहीं लिखा है। तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। दूसरा, आपने यहां पर अपने संलग्नक का प्रयोग कर दिया है। तो जब आपने संलग्नक लिख ही दिया है 3 करके, तो तीनों का उल्लेख भी जरूरी है। जब आप लिखित उदाहरण दे रहे हों तो वहां पर कोई भी स्थान रिक्त नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर पूर्व क्या क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर एक पत्र ही वहां पर लिखा जाता है, तो वहां पर कोई भी चीज खाली नहीं रहती है। तो ध्यान रखना है, जब आप लिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो तो कोई भी चीज वहां पर खाली नहीं रहेगी, चाहे वो संलग्नक हो, चाहे वो प्रेषक का नाम और पदनाम हो। ठीक है, और हस्ताक्षर वाला आप खाली छोड़ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि डिजिटली साइन होते तो वो खाली रहता है। ठीक है, तो 2 मिस्टेक यहां पर थी। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, इन्होंने जो मिस्टेक की है इसमें मिस्टेक तो ये है, एक जो दिनांक और स्थान का उल्लेख किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। ये लखनऊ या तो यहां लिखते ये या फिर यहां पर लिख देते कॉमा लगा के, तो ये सही था। लेकिन दिनांक के नीचे जो स्थान लिखा जाता है वो एक मिस्टेक मानी जाती है, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा, आपसे शासकीय पत्र की परिभाषा पूछी गई थी, तो एक बहुत सामान्य सी छोटी सी परिभाषा इन्होंने यहां पर लिख दी है। आपको ऐसा नहीं करना है, एक परिभाषा को थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखिए। और अगर परिभाषा को थोड़ा बड़ा बनाना है तो मैंने पहले भी कहा था कि उसमें विशेषताओं को ऐड कर दीजिए। ये नॉर्मल परिभाषा हो गई, फिर इसके बाद इसी में आप 2 से 3 लाइन और जोड़ सकते थे शासकीय पत्र की विशेषताओं को लेकर। जैसे कि मान के चलिए, इस पत्र में जो संबोधन होता है वो औपचारिक होता है, प्रेषिती के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा भाषा शैली के बारे में इसी में ऐड कर दीजिए। ठीक है, बाद बाकी पत्र के संचालन के बारे में थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। तो उसके बाद ये जो परिभाषा होगी वो अपने आप में पूर्ण दिखाई पड़ेगी, तो उससे जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो भी खुश हो जाएगा कि चलो बच्चे ने थोड़ा इतना तो लिख दिया है कि इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे को शासकीय पत्र के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तो परिभाषा को थोड़ा विस्तृत कीजिए, और विस्तृत करने का एक ही उपाय होता है कि उसमें विशेषताओं को ऐड कर दीजिए। ठीक है, विशेषता अलग से लिख के नहीं, इसी में आगे आप 2-3 लाइन विशेषताओं की लिख दीजिए। ठीक है, बाद बाकी ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दिनांक के नीचे स्थान नहीं डालना है, बल्कि या तो आप ऐसे करके लिख दें लखनऊ यहां पर, या फिर आप इसके आगे कॉमा लगा के यहां लखनऊ लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
करना है, बाद बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक है। उसके बाद ये आसिफ जी की कॉपी है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र के अंतर को वहां पर स्पष्ट करना था। इन्होंने ठीक लिखा है, लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा सा कम प्रभावशील है। आप अगर इस तरीके से वहां पर लिखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, एक तरफ आप शासकीय लिख लीजिए, एक तरफ आप अर्ध शासकीय, और फिर आप अंतर वहां पर दर्शाते जाइए। ये भी हो सकता है कि यहाँ आप एक कॉलम आधार का बना लें कि किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं। तो जैसे हो गया गंतव्य हो गया, या फिर आप कहें भाषा शैली हो गया, ठीक है, संबोधन हो गया, इस तरीके से, और दोनों तरफ आप अंतर दर्शाते चले जाएं। तो ये जो तरीका है ये ज़्यादा प्रभावशील होगा। और दूसरा, आपको हमेशा एक चीज़ अपनी कॉपी में आंसर लिखते हुए ध्यान रखनी है कि आपको अपने उत्तर का जो प्रस्तुतिकरण है वो ऐसे करना है कि वहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाला हो उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा उसे ना देखना पड़े। वो सिर्फ देखे हाँ गंतव्य के बारे में इन्होंने ये लिखा है, ये लिखा, चलिए दोनों चीज़ें ठीक है, भाषा शैली इसकी ये, संबोधन शासकीय में ये, अर्धशासकीय में ये। तो उसे कॉपी चेक करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी और उसका मूड एकदम अच्छा बना रहेगा और वो आपको बहुत ही अच्छे अंक दे देगा। लेकिन इस तरीके से जहां वो एक एक लाइन इस तरीके से पढ़ने बैठा तो उसका मूड खराब होना तय है, और फिर क्या होगा कि वो आपकी एक एवरेज मार्किंग करके निकल जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से कीजिए कि जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुश रहे और उसे आपकी कॉपी पर कम से कम समय देने पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। आपको अपने उत्तर को हमेशा कैसा बनाना है, प्रभावी बनाना है और सुंदर तरीके से वहां पर प्रस्तुत करना है अपना उत्तर। ठीक है, फिर देखिए ये किसी की कॉपी है, नाम नहीं डला है इस पे। तो एक चीज और है कि इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज यहां पर नहीं लिखी है। देखो, प्रतिलिपि जब भेजी जाती है किसी को तो फिर क्या होता है, इसके बाद फिर से आज्ञा से करके यहां पर प्रेषक का उल्लेख आता है, प्रेषक के नाम का और पदनाम का। तो इन्होंने ये चीज यहां पर नहीं की है, तो यहां पर इनका नंबर कटेगा, सीधी सी चीज है। ठीक है, तो आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया हो और फिर आप पत्र को वहां पर खाली लिख के छोड़ाए, मतलब बीच में कोई भी चीज आपने नहीं लिखी, तो वो मिस्टेक कर देगी और एग्जामिनर समझ लेगा कि आपको इसके बाद नहीं पता था कि और भी कुछ हो सकता है। बाद बाकी प्रतिलिपि भेजें तो यहां पर नंबर का उल्लेख जरूर कर दें। ठीक है, और बाद बाकी यहां पर चीजें ठीक है। उसके बाद सौम्या तिवारी जी की ये कॉपी है, इसमें जो समस्या है एक तो ये है कि वहां पर आप इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ना लिखें। दूसरा ये है कि किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट दोनों जगह वो पॉइंट दोनों पत्रों में सेम होना चाहिए। जैसे अब यहां पर इन्होंने लिखा है कि इसका, जैसे दूसरा वाला पॉइंट देखिए, इसका संचालन वरिष्ठ पद से कनिष्ठ पद, ठीक है, पद यहां पर मत लिखिए, वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी की ओर होता है, इन्होंने लिखा है, या फिर हो सकता है। और यहां पर देखिए इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या लिख दिया है, ये पत्र किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। तो यहां पर आप ये लिखिए, जो आधार होता है वो सेम बना के चलिए। इन्होंने संचालन की बात की है, तो यहां पर इन्होंने बताया है कि जो शासकीय पत्र है वो वरिष्ठ से कनिष्ठ या फिर कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर भेजा जाता है, लेकिन जो अर्ध शासकीय पत्र होता है वो समकक्ष अधिकारियों के मध्य प्रेषित किया जाता है। आप ये वहां पर लिखिए, यानी कि जो अंतर का आधार हो वो दोनों तरफ सेम हो, ताकि एग्जामिनर को कोई समस्या ना हो, वो देखता चला जाए। ठीक है, इसके बाद और तो यहां पर कोई मिस्टेक है नहीं है। फिर एक ये कल्याणी गुप्ता जी की कॉपी है, तो इनको मेरा एक सजेशन ये है, बाद बाकी आप सब लोग भी देखें कि आप जैसे कोई पॉइंट स्टार्ट करते हैं, आपने एक लिखा यहां तक लिख दिया, दूसरा लिख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस यहां पर इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, ताकि
एग्जामिनर को आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिख सकें। तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखिए। और इसमें भी शायद कहीं पर वही वाली मिस्टेक थी कि जो अंतर का आधार था वो समान नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे आप तीसरे पॉइंट में मान के चलिए संबोधन के आधार पर अंतर लिख रहे हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे कि शासकीय पत्र में संबोधन औपचारिक होता है और इसमें प्रेषिती के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फिर आप यहां पर ये नहीं लिख सकते उसी पॉइंट में कि इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। फिर यहां पर भी अंतर में दर्शाइए कि अर्धशासकीय पत्र में जो संबोधन होता है वो अनौपचारिक होता है और यहाँ पर प्रिय श्री महोदय शब्द का प्रयोग प्रेषिती के लिए किया जाता है। तो अंतर का आधार एक समान रखिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी ही कॉपी मैं आज लेके आया हूँ और यही मोस्टली ज़्यादातर मिस्टेक आप लोगों ने की है। तो क्या ध्यान रखना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हाशिए में किसी भी तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। बाद बाकी आप ये जो लिख रहे हैं कि प्रेषक का, तो यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के या तो लिख दीजिए या फिर मत लिखिए, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट मतलब प्रारूप नमूना या फिर ड्राफ्ट वहाँ पर बना देते हैं तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि बच्चे को पता है कि ये प्रेषक का हो गया, ये प्रेषिती का हो गया, ये प्रेषक की नाम और उसके हस्ताक्षर हो गए, ये सब वो खुद देख लेता है, ठीक है। तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पत्र अधूरा रह जाएगा, मेरा प्रारूप अधूरा रह जाएगा, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं प्रेषक का और यहाँ पर ब्रैकेट में डाल सकते हैं प्रेषिती का, ठीक है। हाशिए में नहीं लिखना है। और जब भी कोई पूरा आप लिखित उदाहरण वहां पर दे रहे हो तो कोई भी चीज वहां पर आपको खाली छोड़कर इस तरीके से नहीं आनी है। संलग्नक का भी आपको विवरण देना है और ये जो आप भवदीय या फिर आज्ञा से लिखते हैं यहाँ पर भी प्रेषक का नाम और पदनाम होना चाहिए, ठीक है। दिनांक और स्थान को एक सीधी रेखा में लिखेंगे, दिनांक को स्थान को दिनांक के नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाद बाकी परिभाषा को थोड़ा सा विस्तृत वहां पर और लिखेंगे, ये एक दो लाइन में लिख के नहीं आएंगे। और परिभाषाओं को विस्तृत करने का तरीका एक ही है कि वहां पर उनकी विशेषताओं को जोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने ये बताया था कि इस तरीके से जो पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा है इसको इस तरीके से लिखिए, ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और अगर आप आधार भी यहाँ पर डाल देते हैं तब बात आपकी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर पत्र को अधूरा छोड़ के नहीं आना है। प्रतिलिपि के बाद भी यहाँ पर आज्ञा से करके प्रेषक का उल्लेख होता है तो इसको पूरा करके आना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर ये देखें ऐसे और फिर खाली छोड़कर चले आएँ, ठीक है। उसके बाद जो अंतर का आधार रखना है वो दोनों तरफ सेम रखना है। अगर आपने यहाँ पर संबोधन के बारे में आप बता रहे हैं तो यहाँ पर भी संबोधन के बारे में ही बताइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर संबोधन की बात कर दी और यहाँ पर भाषा शैली की बात करने लगे, ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। उसके बाद आपको जो अपना उत्तर है वो स्पष्ट दिखे उसके लिए आपको एक निश्चित स्पेस का प्रयोग करना पड़ेगा अपने प्रत्येक पॉइंट के बाद में। तो उसका ध्यान रखें ताकि आपका प्रत्येक पॉइंट एक स्वतंत्र रूप से वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है उसको दिख सके, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक थी, आप अगर इन पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। बाद बाकी एक चीज़ सबके लिए वही सेम है कि एक तो राइटिंग पर फोकस कीजिए, राइटिंग जितनी शानदार हो जाए उतना बेहतर है। और दूसरा, बर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आरो यारो में बर्तनी का एक विशेष रोल है और ये इसलिए है क्योंकि आपसे प्री में भी बर्तनी और वाक्य शुद्धि पूछे जाते हैं। तो आपका किसी भी तरीके से मेंस में ना कोई वाक्य गलत होना चाहिए और ना कोई बर्तनी गलत होनी चाहिए, ठीक है। तो राइटिंग पर विशेष फोकस, बर्तनी पर विशेष फोकस। और बर्तनी में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोग बिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कहीं पर है लिखना है तो आप है लिखकर चले जाते हैं, मैं पे बिंदी होती है, आप लोग बिंदी नहीं लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिंदी का विशेष ख्याल रखें। जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट होंगे तभी आपका अंतिम सिलेक्शन होना है, ये चीज़ अपने दिमाग में अभी से डाल लीजिए।
तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग करते हैं वो करना बंद कर दीजिए। ये आंसर राइटिंग लगभग 90 दिन चलने वाली है। तो अगर आप 90 दिन में अपने हाथ को पूरी तरीके से उत्तर पुस्तिका पर सेट कर लेंगे तो फिर आपका मेंस कहीं नहीं जाएगा और अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।